हमारी चर्चा हुई थी तो फ्रांस की क्रांति पे हम लोगों ने ये देखा था कि फ्रांस की क्रांति क्यों हुई थी। और एक बार मैं थोड़ा आपको जो जल्दी से रिवाइज करा देता हूँ। और आज हमें फ्रांस की क्रांति के क्या कारण थे, क्या उसके रूप में अगर आपको एक अलग बात दिखाई देगी कि फ्रांस की क्रांति फ्रांस में क्यों हुई, और अगर इसके कारणों पर चर्चा करें तो हमने बहुत सारी बातें उस दिन समझी थी इसके पिछली क्लास में। आज हम लोग एक बार थोड़ा सा रिकैप करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे तो मैंने आपको बताया था कि एक निरंकुश राजतंत्र था, और निरंकुश राजतंत्र था जिसमें आप जानते हैं कि लुई 14, लुई 15 और लुई 16 के समय ही जो फ्रांस की क्रांति हुई 1789 में। अब आप समझेंगे कि ऐसा क्या हुआ, क्योंकि लुई 14 ने शासन का अत्यधिक केंद्रीकरण कर दिया, और धीरे धीरे शासन के अत्यधिक केंद्रीकरण के कारण आप जानते हैं कि आगे आने वाला शासक भी अगर योग्य होगा तो फ्रांस की व्यवस्थाएं वैसी चल सकती थी। लेकिन लुई 15, लुई 14 के समान योग्य नहीं था, इसलिए शासन की व्यवस्था वैसे नहीं चल पाई, और रही सही कसर लुई 16 के समय पूरी हो गई। अब लुई 16 के समय देश में अराजकता, अव्यवस्था और हर जगह अस्त व्यस्त हो रहा था देश फ्रांस। इसलिए फ्रांस में अगर आप देखेंगे कि क्रांति का एक माहौल बनना शुरू हुआ। ठीक है। अब और इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक चीज़ ये समझना पड़ेगा कि जो फ्रांस के शासक थे उनके द्वारा केवल ये बात कही जा रही थी, जैसे लुई 14 कहता है मैं ही राज्य हूँ। लुई 15 की स्थिति ये थी, वो ये कहता है कि मैं अगर कोई बात सोचता हूँ, मेरा सोचना चूंकि वो अयोग्य था, वो लुई 14 की तरह से योग्य नहीं था। अयोग्य होने के बाद भी उसने बहुत सारे ऐसे काम किए, जैसे ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार में भाग लेना, ये लुई 15 ने किया, है ना। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार में भाग लिया। इसके अलावा आप जानते हैं ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार में भाग लेना, सप्तवर्षीय युद्ध में आना, सप्तवर्षीय युद्ध में शामिल हो गया। इससे आप जानते हैं भारत में भी इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में संघर्ष शुरू हो गया था। ठीक है, जब आप मॉडर्न इंडिया पढ़ेंगे तो वहाँ आपके सामने बात आएगी। इसके अलावा लुई 16 के समय में आप देखें अमेरिका की क्रांति, जो अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम हो रहा था, उसमें इसने अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। ठीक है, इसके द्वारा अपने सैनिकों को भेजा गया था। अब इससे पूरे फ्रांस की अगर आप देखेंगे तो फ्रांस की आर्थिक स्थिति जो थी, आर्थिक स्थिति खराब होती जा रही थी, लगातार खराब होती जा रही थी। फ्रांस बहुत बुरी स्थिति में जा रहा था। ठीक है, अगर आप देखें तो ये सारी समस्याएं थी। इसके अलावा अगर आप नौकरशाही को देखें, मैंने बताया कि फ्रांस में क्यों क्रांति हुई, क्योंकि नौकरशाही पूरी तरह से भ्रष्ट थी, निरंकुश थी और निष्क्रिय थी। कैसी थी? नौकरशाही को देखेंगे तो नौकरशाही कैसी है? अभी भी आप देखेंगे अगर नौकरशाही भ्रष्ट है, ठीक है, या निरंकुश है, उसके ऊपर कोई अंकुश नहीं है, और निष्क्रिय है कि आपने जाके कुछ कहा और वो कोई बात सुन ही नहीं रही है, निष्क्रिय है। तो इस तरह की नौकरशाही फ्रांस में थी, क्योंकि लुई 16 योग्य नहीं है। लुई 16 की पत्नी जो महारानी है, अगर आप उसको देखेंगे तो वो भी बहुत ज्यादा, एंटोनिएट, मैंने इसके पहले आपको चर्चा किया था कि उसकी पत्नी का नाम था लुई 16 की एंटोनिएट। कौन थी? एंटोनिएट। एंटोनिएट के सामने आम जनता पहुंची, उसने कहा भूख लगी है, रोटी चाहिए। एंटोनिएट ने कहा रोटी नहीं मिलता है तो केक खाओ। तो आप समझ पा रहे होंगे कि स्थितियां क्या है, ये बात समझना। इसके अलावा देश में एक समान कानून नहीं था। फ्रांस के अंदर एक समान कानून नहीं था, एक समान
कानून नहीं था, अलग अलग प्रांतों में अलग अलग कानून थे, एक समान कानून नहीं था। ठीक, ये तो हो गई एक आपके सामने एक वहां की स्थिति कि आखिर फ्रांस में क्रांति क्यों हो रही है। दूसरी बात, अगर आप वहां के सामाजिक स्थिति को देखें, सामाजिक स्थिति को देखिए, मैंने आपको इसके पहले बताया था कि सामाजिक स्थिति में 3 स्टेट हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। इसमें देखेंगे पादरी वर्ग है, इसमें भी जो 2 वर्ग है, एक अभिजात्य है, अभिजात्य का मतलब जो भोग विलास धार्मिक कार्यों से अलग, मतलब धार्मिक कार्य ये नहीं करते थे ज़्यादा, मतलब इसमें पादरी वर्ग में भी एक हायर क्लास का पादरी है और दूसरा सामान्य सामान्य पादरी वर्ग। अगर आप देखेंगे तो ये जो है ये ईमानदार है, आम जनता से लगाव रखता है। किससे? आम जनता से। ठीक है, अब आप समझिएगा इसमें जो लोग आते हैं इनके पास विशेष अधिकार है। क्या है? विशेष अधिकार है, और इन्हीं विशेष अधिकारों के कारण ये आम जनता का शोषण भी करते हैं। क्या क्लियर है? दूसरी बात, इसमें कौन है? इसमें अभिजात्य वर्ग है। अभिजात्य वर्ग मतलब राजा से संबंधित लोग, एलीट क्लास, और इसके ही जो लोग हैं वो चाहे आप न्याय की व्यवस्था देखोगे, प्रशासनिक व्यवस्था देखोगे, है ना, या जो लोग चर्च के कार्यों को देखते थे उनको भी यहीं से भेजा जाता था। और ये सभी, ये दोनों ही वर्ग टैक्स फ्री थे, इन्हें टैक्स नहीं देना है, इनके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। सारा दारोमदार स्टेट थर्ड पे था। किस पे था? स्टेट थर्ड। अगर आप देखिए तो इसमें कौन है? किसान, मजदूर, है ना, बुद्धिजीवी, व्यापारी, ये सारे इसमें। इनके पास सबसे खराब स्थिति में कौन है? किसान है। और ये जो बुद्धिजीवी हैं, व्यापारी, इनकी आर्थिक स्थिति तो अच्छी है, आर्थिक स्थिति अच्छी, लेकिन अधिकार नहीं है। लेकिन अधिकार है क्या? तो नहीं है, अधिकार नहीं है। अब समझिएगा बात, अगर ये लोग बुद्धिजीवी, क्यों ये इसी वर्ग में आते हैं थर्ड स्टेज में, अधिकार ही नहीं है, हम संपत्ति का अर्जन कर रहे हैं, अधिकार नहीं है। बाद में इन्होंने ये बताया कि ये पूरा जो चक्र है वो ये आपके शोषण का चक्र है। अलग अलग हर व्यक्ति अपना टैक्स लगाता था, चर्च अलग टैक्स लगाता था, राजा अलग टैक्स लगाता था, सामंत अलग टैक्स लगाता था। आप बताइए क्या होगा? आप बताइए क्या होगा? टैक्स के अलग अलग वर्ग, और ये जो टैक्स लगाने वाले लोग हैं इनके ऊपर कोई टैक्स नहीं लग रहा। तो क्या क्रांति होगी कि नहीं होगी? बोलिए, होगी क्रांति, एकदम सामान्य सी बात है। इसके अलावा अगर आप देखें तो यहां पर आप इस बात को समझिएगा कि आर्थिक स्थिति फ्रांस की लगातार खराब हो रही थी। इतनी बात समझ में आ गई होगी, आगे समझिए। आर्थिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, आर्थिक स्थिति में आप देखेंगे कि लुई 15 के समय में भी आपने देखा था कि ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के मामले में शामिल होना, लुई 14 के समय में अत्यधिक विस्तार करना, है ना, अत्यधिक विस्तार, फ्रांस का अत्यधिक विस्तार कौन कर रहा है? लुई 14। इसके अलावा आप देखते हैं कि जो लुई 15 है, लुई 15 बहुत सारे मामलों में शामिल हो जाता है। तो आपने देखा कौन कौन से मामले हैं? एक तो ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का मामला है, ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार,
ठीक। इसके अलावा आप देखेंगे तो सप्तवर्षीय युद्ध, इसके अलावा लुई 16 को देखोगे आप तो लुई 16 के सामने ये है कि वो ये कहता है मैं सोचता हूं इसलिए ये जो विधान है, कानून है, मेरा सोचना ही कानून है। क्या कहते हैं? मेरा सोचना ही कानून है, मैं जो सोचूंगा वही कानून बन जाएगा। इसने क्या किया? इसने अमेरिका के जो स्वतंत्रता संग्राम में भेजा, अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हुआ। परिणाम क्या निकला? फ्रांस की आर्थिक स्थिति, फ्रांस दिवालियापन मतलब खोखला हो गया, पूरी तरह से खोखला हो गया, और अब फ्रांस को संभाल पाना मुश्किल है। इसके बाद क्या हुआ? जितने आर्थिक वहां के सुधारक आए, चाहे वो नेगर हो, चाहे वो तुर्गो हो, सब ने कहा, ये सारे यहाँ के अर्थशास्त्री हैं, नेगर, तुर्गो आदि बहुत सारे, इन लोगों ने ये कहा राजा से, लुई 16 से कि ऐसा है, सब पर टैक्स लगाइए, सब पर टैक्स लगाएं। किस पे? किस पे? चर्च पर भी लगा दें, अभिजात वर्गों पे भी लगा दें, सब पर टैक्स लगाने की बात हुई। लेकिन आप जानते हैं कि जो टैक्स फ्री लोग होते हैं वो टैक्स देने के लिए तैयार नहीं थे। और इसके बाद फ्रांस में जो भी टैक्स की दरें, जो टैक्स लिया जा रहा था वो आम जनता से, थर्ड स्टेज वालों से लिया जा रहा था। इसीलिए धीरे धीरे जब ये लोग इस बात को समझ गए कि नहीं, ये टैक्स अन्य वर्गों पर नहीं लगाया जा सकता है, तो वही ये बात आ गई थी कि अब फ्रांस में क्रांति होकर ही रहेगी। और फ्रांस में अगर सभी लोगों ने मिलकर देश को नहीं संभाला तो फ्रांस बच नहीं पाएगा। इसलिए भी फ्रांस में क्रांति हुई। क्योंकि आप समझिएगा कि जो दुर्दशा फ्रांस की थी, उस दुर्दशा के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार ऊपर के ही वर्ग थे, लेकिन उसकी कीमत कौन चुका रहा था? थर्ड स्टेज के लोग, जिसमें किसान, मजदूर, बुद्धिजीवी, ये लोग थे। इसलिए सबने अपने आप को जो बचाने के लिए ये प्रयास किया कि भाई सबके विशेषाधिकार समाप्त होने चाहिए, और विशेषाधिकार समाप्त होंगे तभी सबके अधिकार सुरक्षित रह पाएंगे। क्या क्लियर है आपको? चलिए, इतनी बात समझ गए। अब आप समझिएगा कि इस क्रांति, ये तो हो गई क्रांति, ये सारे थे क्रांति के कारण। इसके परिणाम क्या निकले? इसके परिणाम क्या निकले? फ्रांस की क्रांति के परिणाम। फ्रांस की क्रांति के परिणाम क्या निकले? पहला परिणाम में अगर आप देखेंगे तो यहां आपको यह समझना पड़ेगा, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के नारे का पूरे विश्व में प्रसार हुआ। क्या हुआ? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के नारे का प्रसार। आप समझिएगा कि 1789 की फ्रांस की जो है क्रांति, उसने पूरे विश्व में ये बात रखी कि स्वतंत्रता से बड़ी कोई बात हो नहीं सकती, समानता से बड़ी कोई बात हो नहीं सकती। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं फ्रांस में जो 3 स्टेट थे, वहाँ सबसे बड़ी समस्या इसी बात की थी कि ऊपर के लोगों के पास विशेषाधिकार था और नीचे के लोग विशेषाधिकारहीन थे। इसीलिए वहाँ से एक बात निकली कि समानता। बंधुत्व का मतलब क्या है? आपसी भाईचारा। समानता का मतलब है वी आर इक्वल, हम सब बराबर हैं। और स्वतंत्रता का मतलब है कि अपनी हम आज़ादी को नहीं खोएंगे। तो पहला मूल्य क्या निकला? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। इसके अलावा और क्या निकलती है? लोकतांत्रिक सिद्धांत का विकास हुआ। अभी तक आपने देखा था कि अमेरिका में प्रजातंत्र आया था, अमेरिका की क्रांति के बाद उसी लोकतंत्र का और मजबूतीकरण हुआ
लोकतंत्र के सिद्धांत का विकास। लोकतंत्र के सिद्धांत का विकास मतलब लोकतंत्र की जो विचारधारा है उसका और तेजी से डेवलपमेंट हुआ, उसको और मजबूती मिली। आप देखेंगे कि यहां यह कहा गया कि जो अलोकप्रिय शासन है, राजा का जो शासन था जो अलोकप्रिय था, उसके स्थान पर लोकप्रिय संप्रभुता का शासन आएगा। क्या आएगा? लोकप्रिय संप्रभुता, लोकप्रिय संप्रभुता का शासन। आप सुनते होंगे जनता का जनता के लिए शासन होता है, जनता का जनता के द्वारा शासन किया जाता है ना। अब्राहम लिंकन का स्टेटमेंट है। यहां पे समझिएगा कि लोकतंत्र के सिद्धांत मतलब लोकप्रिय संप्रभुता के सिद्धांत की बात रखी गई है। और क्या कहा गया? और यह सिद्ध किया गया कि सारी सत्ता जो है जनता में निहित है और शासन का अधिकार जनता से आता है। क्या कहा गया? सारी सत्ता जनता में निहित है, जनता में निहित है और शासन का अधिकार आता कहां से है? शासन का अधिकार जनता से आता है। कहां से आता है? जनता से आता है। अब आप समझिए, आज की जो दुनिया में आज जो लोकतंत्र की बात होती है, आज जो कहा जाता है नहीं जनता ही सर्वे सर्वा है, वो बात फ्रांस की क्रांति से निकलती है। लोग कहते हैं इतिहास क्यों पढ़ते हैं? इतिहास इसलिए पढ़ते हैं कि जो मूल्य आपने उस समय उठाए या जो मूल्य उस समय निकल के आए, आज दुनिया में उन्हीं मूल्यों की कद्र है। आज सारी सत्ता जनता में निहित है और शासन का अधिकार जनता से ही आता है। आज भी यही है। और भारत दुनिया के जीवंत जो सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में है। और अगर आप देखें तो वो लोकतंत्र की व्यवस्था कहां से आई है? फ्रांस से पहले अमेरिका, अमेरिका से जो फ्रांस के सिपाही आए उन्होंने इस बात को वहां भी रखा। क्या क्लियर इतनी बात? इसके अलावा सामंतवाद की समाप्ति हो गई फ्रांस की क्रांति के बाद। क्या हुआ? सामंतवाद की समाप्ति हुई। सामंतवाद की समाप्ति। सामंतवाद की समाप्ति का मतलब क्या होता है? आप जानते हैं कि हर देश में, चाहे यूरोप में अलग अलग देश थे, इंग्लैंड है, फ्रांस है, जर्मनी है, भारत में भी जो सामंत रहे हैं। सामंत कौन लोग होते हैं? वो ऐसे लोग होते हैं जिनका अलग अलग जो जमीन के हिस्से हैं उन पे अधिकार होता है। ये छोटे राजा के समान होते हैं। जब आप समझिएगा, जब राजा ही समाप्त हो जाएगा, राजा समाप्त होगा तो क्या होगा? उसके सामंत भी समाप्त होंगे, है ना? सामंत भी समाप्त होंगे। और जब सामंत समाप्त होंगे तो इसका मतलब जनता का शासन आएगा। किसका शासन आएगा? जनता का शासन आएगा। क्योंकि यही सामंत लगातार वहां पर फ्रांस की जनता का बड़े पैमाने पर शोषण करते थे। किसके बिहाफ पर? राजा के बिहाफ पर। राजा आप जानते हैं लुई 16 निष्क्रिय था, अयोग्य था, अदूरदर्शी था। और जब ऐसा राजा होगा तो ऐसे राजा के समय में जो सामंत होंगे, जो अधिकारी होंगे, वो भ्रष्ट हो जाएंगे, वो निष्क्रिय हो जाएंगे और वो निरंकुश भी हो जाएंगे। और जब फ्रांस की क्रांति हुई तो फ्रांस की क्रांति ने सामंतवाद, फ्यूडल सिस्टम को ही समाप्त कर दिया। और फ्यूडल सिस्टम समाप्त होगा तो आप जानते हैं फ्रांस एक हो जाएगा। क्योंकि यही सामंत अलग अलग हिस्सों में अपने आप को स्वतंत्र करके बैठे थे। क्या करके बैठे थे? स्वतंत्र करके बैठे थे। और जब फ्रांस की क्रांति हुई तो इनकी स्वतंत्रता समाप्त हो गई और उससे फ्रांस मजबूत हुआ। और पूरी दुनिया को समझ में आया कि अगर सामंतों को समाप्त किया जाए तो उस राष्ट्र का एकीकरण संभव हो सकेगा। और क्या है? राष्ट्रवाद।
और क्या चीजें आती हैं यहां पे? राष्ट्रवाद का प्रसार। राष्ट्रवाद का प्रसार ये क्या है कि हमारा देश, हम अपने देश को बनाएंगे। जैसे हम कहते हैं ना कि हम भारत के लोग, भारत को एक संप्रभु, वैसे ही फ्रांस में आया कि वहां फ्रांस में अपने देश को लेकर आगे बढ़ने का भाव, अपने देश को और बेहतर करने का भाव, अपने देश का विस्तार करने का भाव, अपने देश की संस्कृति, अपने देश के इतिहास पर गर्व करने का भाव, यह है राष्ट्रीयता। और यह भाव जब आप देखोगे तो अपनी संस्कृति, अपने राष्ट्र की चेतना, अपने राष्ट्र का विस्तार, आत्मगौरव, ये सारे भाव यहीं से निकलेंगे। राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद देखो अच्छा होता है। राष्ट्रवाद अगर आए तो उस राष्ट्र के लोग अपनी अस्मिता के लिए संघर्ष करते हैं, अपने सम्मान के लिए, अपनी संस्कृति, अपनी अस्मिता के लिए संघर्ष करते हैं। लेकिन राष्ट्रवाद का अगला चरण आ जाएगा, अति राष्ट्रवाद, तो फिर वही देश ये कहने लगता है कि मैं रहूंगा लेकिन तुम नहीं रहोगे। इसीलिए दुनिया में आगे चल के नाजीवाद आया, फांसीवाद आया और दुनिया में बड़े संघर्ष हुए। आप देखेंगे पहले विश्व युद्ध के पीछे भी कारण यहीं से निकल के आता है कि जब आप ये कहते हो कि नहीं हम अपने देश को आगे बढ़ाएंगे, अपने देश को आगे बढ़ाएंगे, तो यहां पर यह बात जब आएगी तो फिर समस्याएं भी होंगी। तो यहां समझना कि फ्रांसीसी क्रांति ने राजभक्ति, जो पहले राजा के प्रति भक्ति थी, राजभक्ति को देशभक्ति में बदल दिया। मतलब यहां अगर आप ये कह लें कि राजभक्ति अब नहीं होगी, राजा की भक्ति नहीं होगी, अब किसकी भक्ति होगी? राजभक्ति के स्थान पर देशभक्ति। देश, आप जानते हैं देश से बढ़ के कुछ नहीं। हम क्या कहते हैं? भारत माता मां है, धरती क्या है? मां है। वहां पे भी ये कहा गया कि अपने देश के लिए सब कुछ हमें समर्पण करना होगा। तो ये भावना कहां से निकल के आई? देशभक्ति। और इसी देशभक्ति की भावना ने बाद में फ्रांस से ये भावना अलग अलग देशों में आगे पहुंची और सभी देशों में धीरे धीरे राष्ट्रीयता की बात होने लगी और राष्ट्रवाद का प्रसार हुआ। क्या क्लियर है? आगे बात समझिए। धर्मनिरपेक्षता की भावना, धर्मनिरपेक्षता, धर्मनिरपेक्षता की भावना, आप जानते हैं इसका मतलब क्या है? देश का कोई धर्म नहीं होगा, देश धर्म से अलग रहकर, देश धर्म से अलग रहकर कार्य करेगा, मतलब धर्म से निरपेक्ष होकर। यह एक बहुत बड़ी बात है। राजा का कोई धर्म नहीं है और अगर देश चलेगा तो यहां यह रखा गया कि राज्य जो है धर्म से अलग होकर काम करेगा और धर्म को व्यक्तिगत विश्वास की वस्तु बनाया गया और यह कहा गया कि राज्य उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। मतलब देश धर्म से अलग रह के कार्य करेगा और धर्म को व्यक्तिगत विश्वास, धर्म को व्यक्तिगत विश्वास की परिधि में लाया गया। ठीक है? धर्म जो है वो हमारा व्यक्तिगत है। आज आप देखते हैं आपके संविधान में भी आर्टिकल 25 में कहा गया है कि धर्म और अंतःकरण की स्वतंत्रता। आप अपने धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन देश का कोई धर्म नहीं है। यह बात यहां रखी गई। और क्या कहा गया है? और यह कहा गया कि राज्य किसी भी प्रकार से, अगर आप कहें, राज्य को हस्तक्षेप नहीं करना है। राज्य धर्म में हस्तक्षेप नहीं करेगा। राज्य क्या नहीं करेगा? धर्म में हस्तक्षेप नहीं करेगा। धर्म में हस्तक्षेप नहीं करेगा। ध्यान समझ लीजिए। आज की दुनिया में जहां पर भी बेहतर शासन है वहां पर यही मॉडल है।
राज्य और धर्म अलग अलग हैं। मैं आपको अलाउद्दीन खिलजी की बात बताऊं। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बहुत सारी बातें सुनी होंगी आपने। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा, मौलवियों ने उससे कहा कि आप हमारी बात सुन लीजिए। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा, मौलवी मैं तुम्हारी बात नहीं सुन सकता, मुझे नहीं पता कि मुझे ऊपर जाके जन्नत में क्या मिलेगा या मुझे जो दोजख में डाला जाएगा, नरक में। मैं तो केवल ये जानता हूं कि जो राज्य के लिए ठीक है मैं वही करता हूं। अब यहां समझिएगा कि जितने भी अपने समय के सफल शासक हुए उन्होंने राज्य और धर्म को अलग अलग ही समझा है। आगे चल के इस बात को बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा गया कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, धर्म व्यक्तिगत विश्वास की वस्तु होगा। ठीक है, और क्या चीज निकल के आती है? सैन्यवाद। यही तो है खेल, सैन्यवाद का विकास। जब आपने कहा देश प्रेम, तो देश प्रेम का मतलब है आत्म बलिदान भी करने के लिए तैयार रहिए। और आत्म बलिदान के ही साथ एक बात है विस्तार, और विस्तार के लिए चाहिए सेना। पहले सेना कैसी थी? पहले सेना थी पेशेवर, जो राजा जिसको रखता था। लेकिन अब क्या कहा गया? अब ये कहा गया कि भैया नागरिकों के लिए अनिवार्य सैन्य सेवा होगी। जो हमारे देश का नागरिक है उसके लिए अनिवार्य सैन्य सेवा होगी। अनिवार्य सैन्य सेवा मतलब देश के बच्चे बच्चे को सेना की सेवा देनी पड़ेगी। अनिवार्य सैन्य सेवा, आप समझिएगा, ये एक तरह से पहली अपील है कि अगर युद्ध होगा तो पूरी जनता लड़ेगी, हम जिएंगे या मरेंगे साथ। मतलब युद्ध के लिए पहले देखो, पहले राजा कुछ लोगों को लेकर युद्ध करता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब ये कहा गया जो फ्रांस देश है उसके लिए सबको लड़ना होगा। और आगे चल के यही भावना पूरे यूरोप में फैली, धीरे धीरे अलग अलग जो देशों में हुई, और उसी का परिणाम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में आपको दिखाई भी देगा। तो यहां समझिए अनिवार्य सैन्य सेवा। और इसीलिए अब ये कहा गया कि अब जो भी हमारे शत्रु हैं, जो भी हमारी सीमाओं पर हमसे हमारे ऊपर आक्रमण करते हैं, उन सभी शत्रुओं को हमें बाहर निकालना होगा। और फ्रांस की जनता स्थायी सैन्य सेवा के लिए तैयार रहे। और आप देखें ये आगे चल के पहले विश्व युद्ध का एक बड़ा कारण बना। जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ, प्रथम विश्व युद्ध में बड़ा कारण बना। आप एक बात समझिएगा कि जब दो देश हैं, मान लीजिए ए और बी, इसके यहां भी लगातार यही भावना उठ रही है कि अनिवार्य सैन्य सेवा है, अनिवार्य सैन्य सेवा, इसके यहां भी यही भावना है। तो जब इन दोनों में टेंशन होगी, टीफा टेंशन, तो क्या होगा? दोनों ही कहेंगे ऐसा है कि आपस में चलो लड़ लिया जाए। इसीलिए धीरे धीरे यूरोप में सैन्य गुटबाजी और एक युद्ध की मानसिकता बनने लगी। ये है पहले विश्व युद्ध का कारण। और ये आप जानते हैं 1914 से 1918 में जो पहला विश्व युद्ध लड़ा गया, उसके पीछे प्रमुख कारणों में ही है अनिवार्य सैन्य सेवा, जिसका धीरे धीरे यूरोप के देशों में बहुत तेजी से प्रचार प्रसार होने लग गया। ठीक है, और क्या दिखाई देता है? अधिनायक। देखिए बड़ी खास बात है अधिनायक। अधिनायक का मतलब क्या? अधि मतलब होता है विशेष, अधिनायकवाद। अधि मतलब होता है विशेष, तो नायक कैसा है? विशेष नायक, अधिनायकवाद। आगे चल के इसी फ्रांस की ही क्रांति के परिणाम स्वरूप अधिनायकवाद आया। अधिनायकवाद में अगर आप देखेंगे, यहां यह माना जाता है कि सबसे पहले फ्रांस में ही जब क्रांति हुई तो वहां पर थोड़े समय के बाद एक व्यक्ति आता है, रॉबस्पियर। क्या नाम है? रॉबस्पियर। रॉबस्पियर। रॉबस्पियर ने बाद में जो है फ्रांस की क्रांति के बाद फ्रांस में आतंक का राज्य बना दिया था।
आतंक का राज्य बना दिया था। बाद में इसको मार दिया गया, लेकिन समझिएगा कि इस अधिनायकवाद का मतलब क्या है, किसी खास व्यक्ति के अंदर कुछ खास गुण होते हैं और वो व्यक्ति ही सब कुछ कर सकता है। तो फ्रांस में भी ये देखा गया कि अधिनायकवाद का जन्म हुआ और कुछ विशेष शक्तियां किसी खास व्यक्ति में मान ली गई, और धीरे धीरे अगर आप देखेंगे कि अनेक जो सिद्धांत, क्या हुआ था फ्रांस की क्रांति, जब फ्रांस की क्रांति हो गई तो फ्रांस की क्रांति के बाद बार बार जो नीति बनाई जाती वो फेल हो जाती, जो कार्यक्रम बनाए जाते वो फेल हो जाते। धीरे धीरे आम जनता को समझ में आया कि ये जो नेता है ना, ये सब ढिलमुल हैं, इनसे कुछ नहीं होगा। इसीलिए ये कहा गया कि एक व्यक्ति की योग्यता पर बल देने की बात होने लगी। आप समझिएगा ये रॉबस्पियर आया क्यों था, यह अधिनायकवाद क्यों आया? क्योंकि फ्रांस की क्रांति के बाद, फ्रांस की क्रांति के बाद बार बार निर्णय बदले जाते थे, बार बार निर्णय बदले जाते थे। एक व्यक्ति कोई निर्णय ले नहीं पा रहा था, सभी लोग मिलकर निर्णय लेते थे। इसके बाद वहां एक बात रखी गई कि एक व्यक्ति विशेष की योग्यता पर, व्यक्ति विशेष की योग्यता पर बल दिया जाए, उसके द्वारा ही सब कुछ हो, उसके द्वारा ही सब कुछ हो। यही चीज आप देखेंगे इटली में आई। इटली में आया फांसीवाद। इटली में क्या आया? फांसीवाद। जहां पे आता है मुसोलिनी, और जर्मनी में आता है नाजीवाद। आगे चल के, और जहां आते हैं हिटलर महोदय। हिटलर कहता है एक झूठ को इतनी बार दोहराओ कि वो सच हो जाए। बोलते रहो झूठ, जब तक बोल पाओ तब तक बोलते रहो। आगे चर्चा करेंगे। अभी केवल इतनी बात समझिए कि यहां पर अधिनायकवाद की शुरुआत भी हुई। इसके अलावा समाजवाद, एक बात ये रखी गई कि समाजवाद का भी एक मार्ग खुला। समाजवाद क्या है भाई? समाजवाद एक व्यवस्था है जो पूंजीवाद के विरोध में है, पूंजीवाद के विरोध में है, जिसमें यह कहा गया है कि सर्वहारा वर्ग का शासन होना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा मेहनत और जनसंख्या इन्हीं की है, जनसंख्या इनकी है। ये विचार अगर आप देखेंगे, जो समाजवाद की विचारधारा कहां से आती है? कार्ल मार्क्स और एंजल। और ये विचारधारा अगर आप देखेंगे तो यहां पर आई फ्रांस की क्रांति के बाद में। समाजवाद की विचारधारा अगर आप देखेंगे तो यही कहा गया है कि जो गरीब व्यक्ति है अधिकार उसके पास होना चाहिए, क्योंकि मेहनत वो करता है। आप देखेंगे कि फ्रांस की क्रांति के बाद ये कहा गया कि जो लोग धनवान हैं उनके ऊपर युद्ध का टैक्स ज्यादा लगाया जाए। जो धनवान हैं, धनवान लोगों के ऊपर ज्यादा टैक्स लगाया जाए, ज्यादा टैक्स लगाया जाए, ये बात रखी गई। ठीक है। और धीरे धीरे अगर आप देखें, एक ऐसा माहौल बनाया जाए जहां सर्वहारा वर्ग के लिए भी कुछ काम होता हो। सर्वहारा वर्ग का मतलब मजदूर, किसान, है ना, छोटे व्यापारी,
जो सामान्य वर्ग है उसको सर्वहारा वर्ग कहा गया है, और सर्वहारा वर्ग का एक विकास हो, ये बात भी यहीं पे आपके सामने आती है। क्या क्लियर है? इस बात को समझ पा रहे होंगे आप? तो फ्रांस की क्रांति में आज हम लोगों ने समझा कि फ्रांस की क्रांति के कारण क्या हैं, उसके परिणाम क्या हुए, और इस क्रांति ने क्या क्या लोगों को दिया। अगर आप देखेंगे कि फ्रांस की क्रांति ने बहुत सारी चीजें किया। इसने एक चीज ये कहा कि भैया विश्व में लोगों के सामने एक बात रखी कि धीरे धीरे अगर स्वतंत्रता की जो कीमत है उससे बड़ा तो कोई मूल्य हो ही नहीं सकता। फ्रांस की क्रांति ने यूरोप को प्रभावित किया, अलग अलग जो उसके देश है उसको प्रभावित किया। आप देखें इसी क्रांति के ही कारण यूनान का स्वतंत्रता संघर्ष हुआ 1830 में। ठीक है, उसकी जो स्वतंत्रता की जो संघर्ष की लड़ाई है उसमें फ्रांस की क्रांति का बहुत बड़ा रोल है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कि धीरे धीरे जो पवित्र रोमन साम्राज्य था उसका भी समापन हुआ, जर्मनी का एकीकरण हुआ आगे चल के, क्योंकि फ्रांस की क्रांति ने कुछ नए आधार पैदा किए। उसे भी समझना पड़ेगा। अगर आप इसे समझ लें ऐसे करके, जो यूनान का जो स्वतंत्रता संघर्ष था, यूनान का स्वतंत्रता संघर्ष 1830, ये भी प्रेरित था फ्रांस की क्रांति से। इसके अलावा अगर आप देखें जो जर्मनी का एकीकरण हुआ उसमें भी फ्रांस की क्रांति का रोल था। है ना, कि एक राष्ट्र के रूप में बनना, अपना एकीकरण करना, ये सारी बातें निकल के सामने आई। ठीक है, और अगर आप देखेंगे इसके बाद ही इंग्लैंड में बिना रक्तपात के ही अगर आप देखें तो वहां पर राजा ने सत्ता जनता को सौंप दिया। इसका परिणाम क्या हुआ? इंग्लैंड में रक्त विहीन क्रांति हुई। रक्त नहीं बहा, रक्त विहीन क्रांति हो गई। ये असर है। ठीक है, इंग्लैंड में रक्त विहीन क्रांति हुई। और क्या हुआ? इसके अलावा आप देखेंगे हर जगह ये मान लिया गया कि सामंती विशेषाधिकार नहीं होने चाहिए, चर्च की शक्तियां समाप्त होनी चाहिए और सबसे ज्यादा शक्ति राज्य की होगी। तो सामंती विशेषाधिकार ठीक है समाप्त हो गए। इसके अलावा चर्च के अधिकार घट गए। राज्य सबसे शक्तिशाली हुआ, है ना। राज्य जो है सबसे शक्तिशाली हो गए। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ये कहा गया टैक्स सब पे बराबर होगा, न कोई बड़ा न कोई छोटा। और ये भी कह दिया गया कि अगर कोई धनवान है तो उसके ऊपर ज्यादा टैक्स लगाया जाएगा। तो यहां ये बात रखी गई। अगर आप देखेंगे तो पंडित नेहरू ने फ्रांस की क्रांति के बारे में एक बात बोली थी। उन्होंने ये बोला था कि उनकी एक पुस्तक है विश्व इतिहास की झलक। इतनी बात समझ गए होंगे। पंडित नेहरू की पुस्तक है विश्व इतिहास की झलक। इस पुस्तक में पंडित नेहरू ने फ्रांस की क्रांति का विश्व पर क्या असर हुआ है इसके बारे में भी बताया। क्या बताया उन्होंने कहा है कि ये जो गणराज्य का विचार था ये संपूर्ण पूरे यूरोप में फैला और धीरे धीरे इन्हीं सिद्धांतों का ऐलान मानव अधिकारों की घोषणा में भी किया गया है। मतलब इस पुस्तक में उन्होंने बताया कि ये जो विचार है ये संपूर्ण यूरोप में फैला, संपूर्ण यूरोप में फैला और बाद में मानव अधिकारों का इसे
घोषणा पत्र भी मान सकते हैं, मान सकते हैं। इसे मानव अधिकारों का घोषणा पत्र भी मान सकते हैं। यह पंडित नेहरू ने फ्रांस की क्रांति को समझ के ये बात कही। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे ये सारी चीजें आई। तो ये बात अगर आप देखें कि स्वतंत्रता, समानता, लोकतंत्र की भावना सब कुछ फ्रांस की क्रांति से निकला, और यहीं से ही पूरे देश में अगर आप देखें धीरे धीरे लोकतांत्रिक जो सुधार जो शुरू हुए, और ये कहा गया कि नहीं, हमें अपने यहाँ असमानताओं को नष्ट करना होगा, विशेषाधिकारों को नष्ट करना होगा। आप समझिए यहीं पे असमानता, अगर आप अपने देश को बेहतर करना चाहते हैं, सबसे पहले असमानता, विशेषाधिकार, है ना, अगर किसी के विशेषाधिकार है उसको समाप्त करिए। इसके अलावा अगर आप देखें तो आपको जो एक ऐसी व्यवस्था बनानी पड़ेगी जहां पर जो गरीब लोग हैं उनके कल्याण के लिए भी काम करना पड़ेगा। गरीबों के कल्याण के लिए कार्य किए जाएंगे, किए जाएंगे। ये है पूरी दुनिया को फ्रांस की क्रांति का असर। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? तो आज के लिए बहुत धन्यवाद आप सबका। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, जहां हम लोग चर्चा करेंगे, हम यहां देखेंगे अगले लेक्चर में कि किस प्रकार से आगे चल के नेपोलियन आता है, और नेपोलियन के बाद कैसे औद्योगिक क्रांति का स्वरूप हमारे सामने आता है। तो आगे चर्चा इस पे होगी। बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।